उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी भाई बंधुओं और माताओं बहनों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो एक बार पुनः हम आपके सामने सुपर टैट का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हैं। अगर आप सरकारी अध्यापक बनना चाहते हैं तो आपको अधिक से अधिक मात्रा में सुपर टैट के प्रैक्टिस सेट लगाना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट और देखते हैं किस में कितना है दम। देखिए, प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए हम सिर्फ प्रश्नों को पढ़ेंगे, विकल्प आपको पढ़ना है और जो भी विकल्प सही लगे उसका आंसर आपको बताते चलना है। यहाँ पर हम लोग जो हमारे विकल्प होंगे, जो हमारे प्रश्न होंगे, उन पर विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। पहला आपका मनोविज्ञान के 20 प्रश्न यहाँ पर हैं। तो मनोविज्ञान का पहला प्रश्न है, व्यक्तिगत विभिन्नता संबंधी प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिसने व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में बताया था सबसे पहले? जो भी विकल्प सही लगे उसको कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, वहाँ पर सारे विकल्प आप धीरे धीरे करके लिखते जाइएगा। पहले का ए, दूसरे का बी, इस प्रकार से लिखते जाइएगा। इससे क्या होगा कि आपको ये सारे विकल्प धीरे धीरे रट जाएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होगा वो पहला विकल्प हमारा सही होगा, गाल्टन ने ऐसा किया था। आगे बढ़ते हैं। विभिन्न व्यक्तियों के गुणों के अंतर को किस रूप से जाना जाता है? तो विभिन्न व्यक्तियों में जो गुणों का अंतर होता है उसे हम लोग किस रूप में जानते हैं? तो उसे हम लोग विचलन के रूप में जानते हैं। यहाँ पर आपका पहला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। आपको जिस प्रकार से परीक्षा कक्ष में बैठकर जो आप एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम हॉल में बैठकर जिस प्रकार से प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, सेम उसी तरीके से यहाँ पर आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। ठीक भैया, आगे बढ़ें। अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति सिद्धांत ये किसने दिया था? तो मूल प्रवृत्ति सिद्धांत किसका है? अभिप्रेरणा वाला। सही आंसर बताने की कोशिश करिए। तो यहाँ पर आपका पहला विकल्प मैकडूगल बिल्कुल सही रहेगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न थोड़ा सा बड़ा है इसलिए इसको थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। हाँ, अब सही है। बालक के विकास की प्रकृति के संबंध में कौन सा कथन सबसे ज़्यादा सही है? तो बालक का जो विकास होता है उससे संबंधित कौन सा कथन यहाँ पर सबसे ज़्यादा सही है? 1, 2, 3, 4 कथन आपको यहाँ पर दिए गए हैं। ध्यान से पहले सारे कथनों को पढ़ लीजिए। तो यहाँ पर आप चौथा नंबर देख रहे हैं, विकास अनुवांशिक और वातावरण की अंतः क्रिया का परिणाम होता है। ये वाला जो कथन है सबसे ज़्यादा यहाँ पर सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 5वें नंबर पर। बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है, ऐसा किसने कहा था? तो बहुत ही फेमस ये कथन है, बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। ऐसा किसने कहा था? ऐसा कहा था पहला विकल्प कॉल और ब्रुक्स ने। तो पहला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। 5वें नंबर पर चलते हैं। किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द कौन सा है? किशोरावस्था की जो विशेषताएं होती हैं अगर उसको व्यक्त किया जाए तो सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा होता है? तो यहाँ पर आपका तीसरा वाला, किशोरावस्था में स्थिरता नहीं होती है, समायोजन नहीं होता, लेकिन परिवर्तन सबसे ज़्यादा, मानसिक और शारीरिक जो परिवर्तन होते हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं। आपका तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। बच्चों का लिंग निर्धारण किस बात पर निर्भर करता है? अच्छा, ये तो साइंस वाला प्रश्न हो गया। बच्चों का लिंग सबको पता है, इसमें कोई ऐसा तो है नहीं किसी को ना पता हो कि गुणसूत्र पर आधारित होते हैं। ठीक है, वो भी पुरुषों के गुणसूत्र पर। आगे बढ़ें 8वें नंबर पर। अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाले सुधार ही अधिगम है, ऐसा किसने कहा था? अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में होने वाला सुधार ही अधिगम होता है। ये वाले नहीं, यहाँ पर वाला होगा। ऐसा किसने कहा था भैया? 8वें नंबर में आपका क्या सही होगा? तो ऐसा गेट्स महोदय ने कहा था। कहाँ पर है? तीसरे वाले विकल्प में है। तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। थॉर्नडाइक का कौन सा नियम सीखने में पुरस्कार और दंड के महत्व को स्वीकार करता है? तो अगर हमें कोई चीज़ सीखना है तो उसमें पुरस्कार भी देना चाहिए और दंड भी देना चाहिए। इसके महत्व को कौन स्वीकार करता है? ये किसका नियम है? थॉर्नडाइक का नियम है, लेकिन इसको क्या कहते हैं हम लोग इस नियम को? तो इसको हम लोग कहते हैं प्रभाव का नियम। दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो, कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सारे मनोविज्ञान के प्रश्न हैं और कुछ खतरनाक हमें यहाँ पर लग रहे हैं।
आपको कैसा लग रहा है ये सारे प्रश्न कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, जो सारे जितने भी प्रश्न हैं उनका जो भी विकल्प सही है उसको ABCD करके कमेंट बॉक्स में लिखते जाइएगा। कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग अभिप्रेरणा कहते हैं, और ये आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। असाधारण बच्चों के व्यवहार संबंधी समस्याओं के निदान और उपचार के लिए सामान्यतः किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो जो असाधारण बच्चे होते हैं उनके लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर सबसे जो उपयुक्त आपका आंसर होगा वो आपका होगा कौन सा विधि? केस स्टडी विधि। केस स्टडी विधि जो है वो तीसरा वाला विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्नलिखित में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? सृजनशीलता अगर किसी बच्चे में बढ़ाना हो तो हम लोग किस विधि का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर जो सबसे उपयुक्त उदाहरण है और सबसे उपयुक्त जो विधि होगी वो होगी मस्तिष्क उद्दोलन विधि। आपका पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ठीक भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी डिसलेक्सिया की विशेषता नहीं है? तो डिसलेक्सिया की विशेषता कौन सी नहीं है ये आपको बताना है, बताने की कोशिश करिए। 13 नंबर में क्या सही हो सकता है? देखो यहाँ पर जो पहला वाला लिखा है वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तीसरा वाला भी लिखने की धीमी गति होती है, ये भी सही है। छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में दिक्कत आती, ये भी सही है। यानी कि गलत कौन सा है? गलत आपका ये दूसरा वाला है। दूसरा वाला आपका यहाँ पर गलत है, तो जो गलत है वही हमारा इस प्रश्न के लिए सही आंसर रहेगा। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, तो ये सीधे उल्टे हाथ का इससे कोई मतलब नहीं है, ये पढ़ने और लिखने संबंधी बीमारी होती है, डिसलेक्सिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट, पेन का जो है थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं, मोटाई चेंज करते हैं। चलो आगे बढ़ें। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? ये सिद्धांत आप लोगों ने बहुत रटा होगा, बताइए किसकी भूमिका पर बल देता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत? तो ये पुनर्बलन से संबंधित है, पुनर्बलन पर बल देता है। तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NCF 2005, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, का प्रारंभ जो होता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की एक कविता है, एक निबंध है, उससे प्रारंभ होता है। तो उस निबंध का क्या नाम है यही आपको बताना है। NCF 2005 की शुरुआत में रविन्द्रनाथ टैगोर जी का कौन सा निबंध लिखा गया है? तो ये है, उस निबंध का जो टाइटल है उसका नाम है सभ्यता और प्रगति। पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है वाला विकल्प आपको चुनना है, सही नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए, पढ़िए विकल्पों को, बताइए कौन सा सही नहीं है अगर हमें पढ़ाना हो किसी स्कूल में जाके। तो यहाँ पर जो ये तीसरा वाला दिया गया है कि जो शिक्षण होता है वो कक्षा तक सीमित रहने वाली प्रक्रिया है, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ये एक बहुउद्देशीय प्रक्रिया होती है शिक्षण। तो बाकी के तीनों आपके विकल्प सही हैं और ये तीसरा वाला गलत है, यानी कि यही हमारा इस प्रश्न के लिए सही विकल्प होगा। आगे बढ़ें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है? तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के लिए की गई है भारतीय संविधान में। तो ये किस आर्टिकल में है? ये तो संविधान का प्रश्न हो गया, लेकिन यहाँ पर ये मनोविज्ञान में आ गया है, तो इसको आप रट लीजिएगा। 21 से ये बार बार प्रश्न पूछा जाता है, हजारों बार ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, ये किसने कहा था? शिक्षण एक उद्देश्य केंद्रित प्रक्रिया है, ऐसा कहा था स्मिथ साहब ने। तो स्मिथ कहाँ है? B.O. स्मिथ, आपका दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों की अभिवृत्ति में परिवर्तन करने के लिए किस विधि का प्रयोग शिक्षक को नहीं करना चाहिए? तो जो आदतें होती हैं अगर उसको परिवर्तन करना है तो हमें कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए ये आपको बताना है। इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब पढ़िए और आराम से बताइए कौन सी विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये जो दबाव वाली, मारपीट वाली और दबाव वाली प्रवृत्ति होती है यही आपको नहीं करना चाहिए। ये आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, दबाव में किसी बात या विचार के लिए राजी करना। ठीक है, चल भाई आगे बढ़ते हैं। उपनयन संस्कार किस शिक्षा काल से संबंधित है? तो उपनयन संस्कार हमारा संबंधित है वैदिक धर्म से, यानी हिंदू धर्म वैदिक धर्म से। तो आपका कहाँ पर है ये?
दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण सम्मिलित है? तो पूर्व ज्ञान का जो हमारा होता है पूर्व ज्ञान, वो किस परीक्षण से संबंधित है? सॉरी। तो यहाँ पर आपको पता है प्रस्तावना में हमें पूर्व ज्ञान की जरूरत पड़ती है, दूसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। चल भाई आगे बढ़ते हैं, भारत में सूक्ष्म शिक्षण का कुल समय कितना है? तो भारत में पूछा जा रहा है, भारत में सूक्ष्म शिक्षण कुल कितने समय का होता है? तो भारत में होता है 36 मिनट, और अमेरिका का पूछा जाए तो अमेरिका में होता है 45 मिनट। ठीक है, अमेरिका यानी यूरोपियन कंट्रीज में इसको 45 मिनट किया गया है। भारत में सूक्ष्म शिक्षण जो होता है वो 36 मिनट का होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपके मनोविज्ञान खत्म हो गए हैं। अब आपके जो है जो आपका दूसरा पार्ट है वो चल रहा है। ब्लूम के वर्गीकरण के अनुसार संज्ञानात्मक उद्देश्यों का पदानुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संज्ञानात्मक जो उद्देश्य होते हैं वो किस क्रम में आते हैं ये बताइएगा। प्रश्नों को ध्यान से पढ़ लीजिए। क्या सही हो सकता है? चारों विकल्प आपके सामने लिखे गए हैं। यहाँ पर पहला वाला विकल्प सबसे पहले ज्ञान होगा, फिर उसकी समझ विकसित होगी, फिर उसका अनुप्रयोग किया जाएगा, फिर विश्लेषण होगा, संश्लेषण होगा, और सबसे बाद में वहाँ पर मूल्यांकन होगा। यही हमारा क्रम रहता है संज्ञानात्मक उद्देश्यों का। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। संवेग का कौन सा सिद्धांत इस विचार को मानता है कि संवेगात्मक अनुभव संवेगात्मक व्यवहार पर आधारित है? तो ऐसा संवेग का कौन सा सिद्धांत मानता है? 24 नंबर में क्या सही हो सकता है? 24 नंबर में आपका ये चौथा वाला विकल्प जेम्स लैंग सिद्धांत, ये आपका बिल्कुल सही है। तो मनोविज्ञान में जब भी आप पढ़िएगा जितने भी सिद्धांत होते हैं उनको भैया रट लीजिएगा, बिना रटे आपका कोई काम चलने वाला नहीं है। समझने की बात तो बाद में है, पहले सिद्धांतों को आप रट्टा मान लीजिएगा। आगे बढ़ें, निम्नलिखित में से अभिवृत्ति के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? अभिवृत्ति के संबंध में असत्य कथन आपको बताना है। 25वें नंबर में क्या होगा? तो अभिवृत्ति जो होती है, जो हमारी आदतें होती हैं वो जन्मजात होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, तो यही यानी कि यही तीसरा वाला हमारा बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का प्रकार नहीं है। कौन से वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होते हैं? तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है, ऐसे प्रश्न तो आप ना पढ़ें तभी आंसर दे सकते हैं। लघु उत्तरात्मक जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं वो तो वस्तुनिष्ठ नहीं होते ना, सत्य असत्य बहुविकल्पी वर्गीकृत ये सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में आते हैं, लेकिन लघु उत्तरीय प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं होते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोजेक्ट एक प्रयोजनपूर्ण क्रिया है जिसे पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है। ये ऐसा किसने कहा था? तो प्रोजेक्ट एक प्रयोजनपूर्ण क्रिया है जिसे पूर्ण मनोयोग के साथ सामाजिक वातावरण में संपन्न किया जाता है, ऐसा कहा था किलपैट्रिक ने। और किलपैट्रिक कहाँ है? आपके पहले विकल्प में है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑटिज्म किस प्रकार का विकार होता है? ऑटिज्म आपके दिमाग से संबंधित विकार होता है। तो यहाँ पर मस्तिष्क यानी न्यूरो वाला जो है, न्यूरो विकास संबंधी विकार ये होता है। चौथा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्दृष्टि जिसको हम लोग सूझ का नियम कहते हैं, सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने किसका प्रयोग किया था? तो सूझ का सिद्धांत जो है उसमें किसका प्रयोग किया गया था? आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए। सूझ में जो है चिंपांजी का प्रयोग किया गया था, ये प्रयोग आपने पढ़ा ही होगा। आगे बढ़ते हैं, निमित्तवाद सिद्धांत किस पर आधारित शिक्षण निमित्तवाद सिद्धांत पर आधारित शिक्षण का आधार क्या होता है? अगर हम लोग निमित्तवाद के सिद्धांत पर पढ़ाते हैं तो उसका आधार क्या होता है? तो उसका जो आधार होता है वो करके सीखना होता है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ें, चलिए भाई 31 नंबर पर चलते हैं। आपके 2 पोर्शन ख़त्म हो गए हैं। अब यहाँ से आपका जो है मुझे लगता है साइंस स्टार्ट हो गई है 31 नंबर से। सॉरी, सर्दी जुकाम ज़्यादा हो गया है आजकल। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? चलिए भैया इसको पढ़िए। देशांतर रेखाओं के बारे में बताया गया है, और चारों में कथनों में से देशांतर रेखाओं के बारे में कौन सा कथन असत्य है?
तो 31 नंबर में आपका पहला सही है, दो देशांतरों के बीच में 4 मिनट का अंतर होता है, ये भी सही है। दो देशांतरों के मध्य की दूरी 111.31 किलोमीटर होती है भूमध्य रेखा पर, ये भी सही है। दो देशांतरों जो रेखाएं होती हैं के मध्य दूरी 111 किलोमीटर होती है। अच्छा हाँ, ये भी सही है। और दो अक्षांश रेखाओं के मध्य का जो स्थान होता है उसे गोरे के नाम से जानते हैं, ये चौथा वाला आपका गलत है। तो यहाँ पर आपका 31 नंबर में चौथा वाला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल की स्थायी गैस है? अब देखो इसमें कन्फ्यूजन होगा, कुछ लोग यहाँ पर नियॉन हमारा विकल्प देंगे, सही मानेंगे, लेकिन नियॉन सही नहीं है। इसका जो सही है वो नाइट्रोजन है। स्थायी गैस मतलब जिसका जो परसेंटेज होता है वो बदलता नहीं है। तो स्थायी गैस नाइट्रोजन जो गैस होती है वो हर परिस्थिति में सेम ही रहती है, यानी कि हमारा स्थायी गैस के रूप में नाइट्रोजन सही रहेगा। ठीक है, इसमें नियॉन मत कहिएगा, नियॉन जो है वो नोबेल गैस है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो कौन से राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तटरेखा के मामले में सबसे जो लंबी तटरेखा है वो गुजरात की है। आगे बढ़ते हैं। इसमें सूची को मिलाना है, चलो पहले मिला लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। कौन सा प्रश्न है ये? 34 नंबर का प्रश्न है। इसको तो आपको रटा ही होगा, रेलवे का पेपर अगर आपने दिया होगा तो ये सारी चीज़ें आपको याद होंगी। देखिए सबसे पहले उत्तर मध्य रेलवे कहाँ पर जाएगा भैया? पहले नंबर पर जाएगा, इलाहाबाद, ये सबको पता है। पश्चिम जो मध्य रेलवे है, पश्चिम और मध्य, ये जाएगा आपके मध्य प्रदेश में, पश्चिम मध्य प्रदेश यानी कि जबलपुर में जाएगा। दक्षिण पूर्व, दक्षिण यानी नीचे, और पूरब भी जाना है, दक्षिण भी जाना है, पूरब भी जाना है, तो आपको पश्चिमी बंगाल मिलेगा यानी कोलकाता मिलेगा। और पूर्वी तटीय, पूरब में तट के किनारे कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो वो आपको उड़ीसा का भुवनेश्वर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके हो गए। और विकल्प के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो आपका पहला वाला 1 3 4 1, ये वाला पहला वाला विकल्प आपका ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े हैं। राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से की गई थी? तो राष्ट्रीय नवीनीकरण कोष की स्थापना किस उद्देश्य से किया गया था? तो जो हम लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगाते हैं, उद्योगों के आधुनिकीकरण के पश्चात जो मजदूर विस्थापित होते हैं उनके लिए घर बनवाना, उनके लिए रहने की व्यवस्था करना, इसी उद्देश्य से किया गया था। चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बजट शब्द किस भाषा का शब्द है? तो बजट शब्द एक फ्रांसीसी शब्द है जिसको हम लोग बूजट कहते हैं, और बूजट का मतलब होता है जो चमड़े का थैला होता है, वही इसका मतलब होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से राजस्व प्राप्ति की मद नहीं है, तो कहाँ से हमें राजस्व की प्राप्ति नहीं होती है? तो राजस्व की प्राप्ति स्वाभाविक सी बात है, अनुदान, यानी कि जो थोड़ा बहुत हमें इधर उधर से अनुदान मिल जाता है वो राजस्व प्राप्ति का मद नहीं माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? बिल्कुल बच्चों वाला प्रश्न है, विकासशील अर्थव्यवस्था है, इसमें गलती नहीं करना है। कमेंट बॉक्स में सारे प्रश्नों के विकल्प लिखते जाइए। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर ने जिस सत्याग्रह का आंखों देखा वर्णन किया था उसका क्या नाम है? तो अमेरिकी पत्रकार बेब मिलर कहाँ किससे संबंधित है, इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। तो ये जो संबंधित हैं वो आपका नमक गोदान जो सत्याग्रह हुआ था, ये धारसना कहीं कहीं लिखा रहता है, कहीं कहीं धारासना लिखा रहता है। तो आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है, 39 नंबर में तीसरा विकल्प। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1930 के पेशावर कांड के साथ किसका नाम संबंधित है? तो पेशावर कांड जो हुआ था 1930 में, उससे संबंधित व्यक्ति का क्या नाम है? तो यहाँ पर चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम सबसे ज़्यादा संबंधित है। आपका विकल्प दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। आधुनिक काल के प्रथम समाज सुधारक कौन थे? तो आधुनिक काल में जो प्रथम समाज सुधारक माने गए हैं वो राजा राम मोहन रॉय को माना गया है। दूसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर पर सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ये सारी चीज़ें आपने इतिहास में पढ़ा होगा। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था वो गवर्नमेंट ने जो नमक टैक्स लगाया था उसके विरुद्ध ये आंदोलन किया गया था, नमक कर के विरुद्ध। आगे बढ़ें। दिल्ली में विद्रोही सैनिकों द्वारा एक समिति का गठन किया गया था जिसका नाम है कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसके सेनापति कौन थे? तो जब 1857 में विद्रोह हुआ था तो इसी कोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का गठन किया गया था दिल्ली में, और इसके सेनापति बनाए गए थे बख्त खां। कहाँ पर है? आपके तीसरे विकल्प में है, ये तीसरे विकल्प बिल्कुल सही होगा। संविधान की दूसरी अनुसूची है वो किससे संबंधित है?
तो संविधान की जो दूसरी अनुसूची है वो जो हमारे अधिकारी होते हैं उनके वेतन से संबंधित है। तो आपका कौन सा है, चौथा विकल्प आपका यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ें। संविधान के अनुसार, एक मिनट, संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? ये पहली लाइन में लिखा है, अगर आपने संविधान पढ़ा होगा तो पहली लाइन में यही लिखा है, गलती तो करना नहीं है। भारत क्या है? राज्यों का एक संघ है। आगे बढ़ें। उपराष्ट्रपति की योग्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं वाला विकल्प आप चुनिएगा, सही नहीं है। जल्दबाजी में हम लोग यहीं पर पढ़ने में ही गलती कर देते हैं बहुत बार। तो उपराष्ट्रपति की जो अधिकतम उम्र 35 वर्ष हो, भैया ये तो बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आपका विकल्प दूसरा वाला गलत है, बाकी के तीनों विकल्प आपके सही हैं। संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया होती है उससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो 368, इसको याद कर लीजिएगा, 368 जो अनुच्छेद है उसके तहत संविधान संशोधन किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है, ऐसा संविधान के किस आर्टिकल में लिखा है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल करता है, ऐसा आर्टिकल 164 में लिखा है। दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। चलो आगे बढ़ें। 49 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अंतर्गत MP MLA फास्ट ट्रैक कोर्ट का उत्तर प्रदेश में गठन किया गया है। तो MP MLA फास्ट ट्रैक का जो कोर्ट गठन किया गया है वो कहाँ पर हुआ है, बताने की कोशिश करिए। तो ये जो कोर्ट बनाया गया है वो प्रयागराज में बनाया गया है। दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा घोषित अनूठी उपहार योजना का संबंध किससे है? अनूठी उपहार योजना किससे संबंधित है? ये कोरोना टीकाकरण से संबंधित है। आपका विकल्प दूसरा वाला यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा कोरोना संक्रमण को कब राज्य आपदा घोषित किया गया? तो कोरोना जो बीमारी थी उसको राज्य आपदा घोषित किया गया था, और ऐसा कब किया गया था? यहाँ पर दूसरा वाला 2020 की बात है, 24 मार्च 2020, यानी कि दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही है। उत्तर प्रदेश के किस नगर निकाय के द्वारा थैला बैंक की शुरुआत किया गया? तो थैला बैंक, इसकी शुरुआत कहाँ पर किया गया है भैया, किस नगर निगम के द्वारा? तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सबसे जो आगे ज़िला है लखनऊ, वहीं पर इसको किया गया है, हमारी राजधानी लखनऊ में। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल में जो वृक्षावरण है उसका अनुपात कितना है, उसका क्षेत्रफल कितना है? तो पूरे भारत में जो वृक्षावरण है वो कितने प्रतिशत है, बताने की कोशिश करिए। गलत नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रश्न तो वन लाइनर प्रश्न है, आपको रटे होने चाहिए। यहाँ पर आपका तीसरा वाला विकल्प जो है 2.89% बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस पर कन्फ्यूज मत होइएगा, इसके बारे में बता दे। अच्छा, यहाँ पर इसके बारे में कुछ बता देते हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। भारत की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल में वनों का जो क्षेत्रफल था वो पहला वाला विकल्प कितना है, ये वाला, वनों का कुल क्षेत्रफल है 21.67%। ठीक है, तथा कुल वृक्षावरण, जो वृक्षावरण होता है वो है 2.89%। ठीक है, अतः देश में कुल वनावरण और वृक्षावरण, अगर इन दोनों को टोटल कर दिया जाए, इन दोनों को टोटल कर दिया जाए तो आपका वनावरण और वृक्षावरण दोनों टोटल कर दिया जाए तो ये चौथा वाला विकल्प, दूसरा वाला विकल्प सही होगा। लेकिन यहाँ पर वनावरण आपसे पूछा जा रहा है, वृक्षावरण पूछा जा रहा है, तो ये आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। कंफ्यूज मत होइएगा, तीनों में अंतर है। ठीक है, आगे बढ़ें। वर्ल्ड लाइफ फंड का प्रतीक कौन सा जानवर है? तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ, जल्दबाजी में पढ़ने में गलती हो गई। तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड जो होता है उसका प्रतीक कौन सा है? तो ये एक पांडा जानवर होता है, सफ़ेद सफ़ेद, आपने देखा होगा, जॉइंट पांडा के नाम से जानते हैं। ये दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। रामसर जो सरोवर होता है, सम्मेलन, रामसर सरोवर या रामसर सम्मेलन, ये किसके संरक्षण से संबंधित है? तो रामसर जो होता है वो जो गीली भूमि होती है, जिसको हम लोग आर्द्र भूमि कहते हैं, उससे संबंधित होता है। आपका 55 नंबर में जो, जैसे कि बंगाल में आप हुगली नदी बहती है तो उसके किनारे किनारे जो आर्द्र भूमि पाई जाती है उसको हम लोग रामसर सरोवर के रूप में संरक्षित करते हैं। ठीक है,
आपको ये भी याद होना चाहिए कि टोटल भारत में कितने रामसर जो है केंद्र है, रामसर भूमि में सम्मिलित जो है कितने केंद्र हैं, ये सारी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। OSI मॉडल में हब किस लेयर के अंतर्गत निर्दिष्ट होते हैं, ये आपके कंप्यूटर के 5 प्रश्न हैं। 56 से लेके आप 60 नंबर तक कंप्यूटर वाले आपके प्रश्न मिलेंगे। तो OSI मॉडल में हब किस लेयर के अंतर्गत निर्दिष्ट होते हैं, ये आपको बताना है। तो OSI का जो फुल फॉर्म होता है वो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, और इसका जो विकल्प होगा ये फिजिकल लेयर इसमें संबंधित होता है। ये भी प्रश्न जो है बहुत हाई लेवल का प्रश्न है। 2019 में जो प्रश्न आए थे कंप्यूटर के, बहुत ही आसान से प्रश्न आए थे। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के बाहरी सॉकेट जो अक्सर पीछे स्थित होते हैं, जिसमें आप वहाँ उपकरणों को प्लग कर सकते हैं, कंप्यूटर सिस्टम के क्या हैं, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो इसको हम लोग पोर्ट के नाम से जानते हैं। जहाँ पर जैसे आपको मोबाइल का जो डाटा केबल लगाते हैं, घुसेड़ते हैं, सीधी शुद्ध हिंदी में कहें तो उसको जहाँ पर लगाते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग पोर्ट कहते हैं। यही चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है। आगे बढ़ते हैं। CPU द्वारा उन प्रक्रियाओं को अनुमति प्रदान करने की रणनीति जो तार्किक रूप से रन करने योग्य हैं लेकिन अस्थायी रूप से निलंबित हैं, क्या कहलाती है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, खतरनाक प्रश्न है। इसमें सारे कंप्यूटर के जितने प्रश्न हैं सब खतरनाक ही हैं। तो क्या कहलाएगी भैया, तो यहाँ पर आपका पहला वाला विकल्प होगा प्री इम्पटिव शेड्यूलिंग। ठीक है, ये पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। जब आप CPU को कोई कमांड देते हैं, अनुमति प्रदान करते हैं, तो तार्किक रूप से वो रन करने योग्य होती है लेकिन अस्थायी रूप से निलंबित होती है। तो ऐसी प्रोसेस को प्री इम्पटिव शेड्यूलिंग कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट अकाउंट से जुड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। जैसे आप किसी वेबसाइट में से जब जुड़ते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, साइन इन, साइन आउट मतलब होता है बाहर करना, इसको कहते हैं लॉगिन। किसी वेबसाइट में जाने को लॉगिन कहते हैं। पहले अपना अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट बनाने को क्या कहते हैं, अकाउंट बनाने को साइन इन कहते हैं। अकाउंट से हटने के लिए साइन आउट होते हैं और उससे हट जाते हैं, और लॉग आउट जब वेबसाइट से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरा वाला विकल्प लॉग इन सही होगा। 60 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्लाउड कंप्यूटिंग से संबंधित है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब होता है कि जो डाटा आपका स्टोर होता है उसी से क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो यहाँ पर पूरा विकल्प नहीं दिख रहा है, लेकिन 60 नंबर में आपका ये जो पहला वाला है यही आपका पहला सही रहेगा। ये आपके डाटा को क्लाउड मतलब होता है आसमान, एक शुद्ध हिंदी में कहें तो आसमान में आपका डाटा सुरक्षित रहता है। ठीक है, तो आसमान में नहीं रहता है, वो कंप्यूटर में ही रहता है। वो एक शब्द का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। यह एक इंटरनेट आधारित कंप्यूटिंग का प्रकार है जो मांग पर कंप्यूटर तथा अन्य डिवाइसेस को शेयर्ड कंप्यूटर प्रोसेसिंग रिसोर्सेज तथा डेटा प्रदान करता है। ठीक है, आगे बढ़े। चलो भैया, अब आपका संस्कृत चालू हो गया। संस्कृत के खतरनाक प्रश्न। संस्कृत हमारी लैंग्वेज नहीं है, मतलब संस्कृत पिछली बार 69,000 में जो पेपर हुआ था उसमें संस्कृत हमने नहीं, संस्कृत तो भाई लिया ही था, 10 नंबर का ही था, लेकिन हमने संस्कृत पढ़ा नहीं था। तो ये हमारी लैंग्वेज नहीं है। आप लोग प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर बताने की कोशिश करिएगा। पहला तो आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फल भक्षण स्वयं कौन फल का भक्षण स्वयं नहीं करता है, कौन फल का भक्षण स्वयं नहीं करता पूछा गया है, और ये दूसरी लाइन में साफ साफ आपका लिखा गया है स्वयं न खादंती फलानी वृक्षा, वृक्ष जो है फल का भक्षण नहीं करते हैं। तो यानी कि आपका पहला विकल्प बिल्कुल सही। ये तो बहुत आसान प्रश्न था। आगे बढ़ते हैं। नवरात्रम का संबंध किस लौकिक विग्रह पद से है। तो बताइए नवरात्रम का विग्रह पद क्या होगा। 62 नंबर में क्या सही होगा। नवा नाम रात्रिणम समाहारः, यानी कि आपका पहला विकल्प ये वाला बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ें। दिष्टया निपात किसका निपात सूचक किसका है। तो दिष्टया जो निपात होता है वो किसका सूचक होता है, वो होता है आपका किसका होता है भैया, रीतिवाचक। रीतिवाचक कहाँ पर है, चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। संस्कृत आप भैया आप लोग पढ़ के स्वयं इसका आंसर देने की कोशिश करिए। मोदस्व का संबंध किससे है, मोदस्व का संबंध किससे है। तो ये लोट लकार से संबंधित है। आपका चौथा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धैर्य धना ही साधवा, इस जो युक्ति है ये सूक्ति है, इसमें धैर्य किसकी संपदा है। तो धैर्य किसका गुण होता है या संपदा होती है, ये आपको बताना है।
तो धैर्य जो होती है, अच्छे जो पुरुष होते हैं, साधु होते हैं, उनकी होती है। तो साधु तो यहाँ नहीं लिया लिखा गया है, यहाँ पर सत्पुरुष लिखा गया है। तो आपका तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे भैया एक दोहा दिया गया है, ये श्लोक है, इसको पढ़िएगा। इस श्लोक में कौन सा छंद प्रयोग किया गया है ये आपको बताना है। इस श्लोक में कौन सा छंद का प्रयोग किया गया है? तो इस श्लोक में दिए गए उपयुक्त श्लोक में आर्या छंद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ें। 67 प्रश्न का क्या आंसर होगा? तो 67 प्रश्न आपने पढ़ा होगा और इसका जो आंसर होगा वो चतुर्थांत होगा। आपका चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, देवार्चा निष्पन्न है, मतलब ये इसमें क्या क्या संबंधित रहेगा? तो 68 नंबर में संयोग, एक मिनट, 68 नंबर में बताने की कोशिश करिए भैया क्या सही रहेगा इसमें। तो देवार्चा में आपका रहेगा भैया अर्च आ रहा, देवार्चा अर्च आ रहा है। हाँ, सीधी बात, सिंपल है, ज़्यादा कठिन नहीं, अर्च आ रहा है। ठीक है, तो इसमें यही देवार्चा अर्च आ रहा है, तो हाँ दूसरा वाला सही रहेगा। भूभृति अंतर्भूत है। देखिए संस्कृत तो थोड़ा हमें भाई कठिन लगती है, आप लोग अपना हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर आपको टोटल 150 प्रश्न सॉल्व करा रहे हैं, तो ज़रूर नहीं कि आपके जितने भी विषय मिले उसके हम एक्सपर्ट हैं। तो मुख्य रूप से हमारा जो सब्जेक्ट है गणित ही है, लेकिन चूँकि शिक्षक भर्ती में तैयारी किया था पिछली बार, अच्छे से तैयारी किया था, तो सारे प्रश्न आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करा सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर संस्कृत हमने नहीं पढ़ी थी। संस्कृत पढ़ी क्या था, आपको संस्कृत थोड़ी 2 मिनट आप समय दीजिए, आपको बताएँ कि पिछले जो है आपके सुपर टेट में हमने क्या किया था। देखिए पिछला सुपर टेट जब हुआ था तो उसमें संस्कृत 10 नंबर की आती थी, इस बार भी 10 नंबर की आएगी। तो हमने संस्कृत बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि इतना समय नहीं था कि संस्कृत पढ़ सकें। 1 महीने का ही समय दिया गया था। आपका जो फॉर्म आया था वो 6 दिसंबर को आया था, अगले 2019 में 6 जनवरी को पेपर था। तो 1 महीने का समय था, तो संस्कृत हमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा था। तो अब यहाँ पर क्या किया हमने, देखो हमें पता था कि भैया संस्कृत जब भी आएगी तो 10 नंबर की संस्कृत आएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि जो इंसान पढ़ लेगा, 1 महीने में कितना समय मिलेगा आपको? बहुत मुश्किल से 3, 4, 5 दिन या 6 दिन या 7 दिन पढ़ पाएंगे, और उससे ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। और भी तो विषय है पढ़ने के लिए। तो जो अगर आप पढ़ के जाएंगे तो बहुत मुश्किल से 5 नंबर आपके आ पाएंगे, 5 नंबर या 6 नंबर, बहुत मुश्किल से 5 नंबर या 6 नंबर आ पाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप एक्सपर्ट तो हैं नहीं संस्कृत के, बचपन से तो पढ़ते आ नहीं रहे हैं। तो 5 नंबर या 6 नंबर इससे ज़्यादा ला नहीं पाएंगे, चाहे तो पढ़ लो संस्कृत में। लेकिन हमने ये सोचा कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे, संस्कृत नहीं पढ़ेंगे, तो भी अगर तुक्का लगाएंगे, 10 प्रश्नों में तुक्का लगाएंगे, तब भी 3 से 4 नंबर तो हमारा आ ही जाएगा। तो 3 से 4 नंबर तो हमारा तुक्का लगाने पर ही आ जाएगा। अगर हम बी विकल्प सबका भर दें या सी सबका विकल्प भर दें, तो तुक्का लगाने पर हमारा 3-4 नंबर मिल जा रहा है। तो हमें पढ़ने की क्या ज़रूरत। तो हमने ये संस्कृत जो है 10 नंबरों का बिल्कुल पढ़ा ही नहीं था, एक भी किताब नहीं इसकी खरीदी थी। सिलेबस भी हमें नहीं पता था संस्कृत का क्या सिलेबस है, कुछ भी नहीं पता था। संस्कृत हम बिना पढ़े गए थे, और जो भी प्रश्न मिले उसमें जो भी हमने अंदाज़ा लगा, इसका ये सही होगा, इसका बी सही होगा, वो हमने टिक किया। देखो प्रतियोगी परीक्षा में अगर आपको पास होना है तो वहाँ पर ये निर्भर नहीं करता है कि आपको कितना आता है, जितने सब्जेक्ट हैं सब आते हैं, ऐसी ज़रूरी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है कि जो आपको आता है वो गलत ना होने पाए। जैसे कि मान लीजिए आपने गणित पढ़ी, तो भैया गणित गलत नहीं होनी चाहिए। आपने हिंदी पढ़ा, हिंदी का प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। आपने पर्यावरण पढ़ा, पर्यावरण के प्रश्न आपके गलत नहीं होना चाहिए। तो जो आपने पढ़ा है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, और जो नहीं पढ़ा है उसको छोड़ दीजिए। क्योंकि अगर ये माइनस मार्किंग होती, नेगेटिव मार्किंग होती, तो हमें दिक्कत हो जाती। लेकिन आपके सुपर टेट में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अगर आप 1-2 सब्जेक्ट छोड़ देंगे, जो आपको कठिन लग रहा हो उसको छोड़ देंगे, तो भी आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन बेड़ा पार तभी होगा जब जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उसमें आप इतना कमांड हो आपका कि उसमें आपके प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक है, तो ये हमने रणनीति अपनाई थी पिछले जो शिक्षक भर्ती है उसमें। तो 69 का प्रश्न का क्या आंसर होगा ये आप बताने की कोशिश करिए। तो ये आपका तकारांत यानी कि पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि ने महाभाष्य में जो महाभाष्य में आहिक हैं, देखो इसका आंसर बताओ भैया 70 नंबर में।
ये तो आसान लग रहा है, वन लाइनर है, कोई यहाँ पर दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ये 84/85 ये वाला विकल्प यहाँ पर सही होगा। अब आते हैं अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर, और फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? हिंदी। मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद कौन कौन से होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वरों में ह्रस्व और दीर्घ होता है, पहला विकल्प बिल्कुल सही। आगे बढ़ो। अगले प्रश्न में हमारा लिखा है कि अर्थभेद के हिसाब से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए इसमें उक्त उक्त का मतलब होता है एक यज्ञ, और उक्त का मतलब होता है एक कहा हुआ वाक्य, ये आपका बिल्कुल सही है। ऊत जो बड़ा ऊ की मात्रा है, इसका मतलब होता है बेवकूफ़। और ऊती बड़ा ऊती और ता पे छोटी मात्रा जो लगी है, इसका मतलब होता है सिलाई, ये भी बिल्कुल सही है। और जब यहाँ पर आपका बड़ी ई की मात्रा लगा के इति, ये होता है दैवीय प्रकोप, और इति का मतलब होता है समाप्त, ये भी आपका बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो चौथा वाला लिखा है इंदिरा, इंदिरा इसमें उल्टा लिखा गया है। इंदिरा का मतलब इंद्र की पत्नी नहीं होता है, इंदिरा का मतलब लक्ष्मी होता है, तो इसमें आगे वाला पीछे वाला दिया गया है, और इंदिरा का मतलब होता है इंद्र की पत्नी, यानी पहले वाला है। तो जो जोड़ा दिया गया है वो आपका गलत दिया गया है, तो चौथा वाला यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। 73 नंबर पर चलते हैं। भाववाच्य के संबंध में सही कथन कौन सा है? 73 नंबर आपको बताना, जल्दी फटाफट बताते चलिए। तो सही कथन है, इसमें सिर्फ आकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। आपका ये कौन सा विकल्प है? दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। बहुवचन कौन सा है, ये आपको ढूंढना है। चारों में से बहुवचन कौन सा है? तो चारों में से आपका जो बहुवचन है वो है भक्तजन, पहला वाला बिल्कुल सही है। अगले में आपको स्त्रीलिंग ढूंढना है, बताइए इन चारों में से स्त्रीलिंग कौन सा है? तो स्त्रीलिंग आपका श्वास है, चौथा वाला यहाँ पर सही रहेगा। 76 पे चलते हैं। विकल्प में सही सभी तत्सम, अच्छा इसमें जो आपके 4 विकल्प हैं, इसमें दोनों शब्द तत्सम कौन से हैं? तो जो थोड़ा बहुत संस्कृत से मिलता जुलता शब्द है होगा, वही हमारा विकल्प सही होगा। तो ये उद्दत और उत्संग, ये आपके दोनों तत्सम शब्द हैं। अधर का अनेकार्थी शब्द कौन सा होता है? अधर मतलब होता है ओंठ, तो अधर मतलब बीच में भी होता है। जैसे लोग कहते हैं ना हमें अधर में लटका दिया, तो बीचों बीच या बीच में या मध्य, ये इसका अनेकार्थी शब्द होता है, पहला विकल्प सही रहेगा। आगे बताना है पर्यायवाची नहीं है। दो शब्द दिए गए हैं चारों विकल्पों में, इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है, ये आपको ढूंढ के बताना है। तो 78 नंबर थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये अलल और किंकर, अलल और किंकर इन दोनों शब्द का जो मतलब होता है वो घोड़ा होता है। निकेत और बसेरा इन दोनों जो शब्द होता है उसका मतलब होता है घर, रहने वाला जो घर होता है। अत्रिज और अमीकर इन दोनों शब्दों का मतलब होता है चंद्रमा, लेकिन यहाँ पर अलग अलग मतलब है। इंदु लौह का मतलब होता है, लौह मतलब लोहा होता है, लेकिन लोहे से इसका मतलब नहीं है। ये इंदु लौह है यानी कि चांदी। और तंडुल मतलब होता है, तंडुल मतलब क्या होता है, जो साउथ इंडिया में लोग रहते हैं वो चावल को तंडुल भी कहते हैं, तो चावल इसका मतलब होता है। तो आपका चौथा वाला विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। इसमें बताना है अगले में विलोम शब्द कौन सा है, तो बताइए विलोम शब्द का जोड़ा कौन सा है? साफ कितना आसान तो है ये प्रश्न। तीसरा, विद्वान का विलोम मूर्ख होता है। आगे बढ़ते हैं। इसमें से कौन सा जो आपका संधि है उसका प्रयोग गलत है? बताइए कौन सा गलत है? 1 2 3 4 या फिर चारों गलत हैं? तो ध्यान से अगर आप देखेंगे तो ये आपको जो संधि दिखेंगी ये चारों गलत दिखेंगी, तो कुल मिला के आपको जो संधि बनाई गई है वो चारों गलत हैं। आपका ये चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। संधि को ध्यान से देख लीजिएगा। बहुब्रीहि समास का प्रयोग कहाँ पर हुआ है अगले प्रश्न में? तो बहुब्रीहि समास आपका श्री भी है, दिनकर भी है, पशुपति है, यानी कि आपका चौथा वाला विकल्प यहाँ पर सही है। आगे बढ़ते हैं। तो बी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर होता है? तो चारों विकल्पों में बी उपसर्ग का प्रयोग कहाँ पर हुआ है भैया? तो बी उपसर्ग विकर्ण में है, विखंडित में भी है, व्यतीत में भी है, यानी उपयुक्त सभी में है। आगे बढ़ते हैं। किसान जो है, किसान हल से खेत जोतता है, इसमें कौन सा कारक है? तो खेत कौन जोत रहा है? किसान, यानी काम कर रहा है ना, तो काम करने वाले को कर्ता कहते हैं, दूसरा वाला यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ें। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? अच्छा, ये आपके वाक्य दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य किस प्रकार से ये बताना है। अब तक वह आ गया होगा, संदेह सूचक वाक्य, ये भी बिल्कुल सही है। शायद आज वह आएगा,
इच्छा बोधक वाक्य ये भी सही है, यानी कुल मिला के आपका पहला और दूसरा ये दोनों विकल्प आपके सही हैं, यानी कि तीसरा वाला विकल्प इस प्रश्न के लिए सही होगा। जमीन आसमान एक कर देना, कोई काम में बिल्कुल मन लगा के काम करना, बिल्कुल जैसे आप लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हो ना, जमीन आसमान एक कर रहे हो, ये इसका मतलब होता है हर तरह से प्रयास कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ो। बाढ़ ही जब खेत को खाए तो रखवाली कौन करे, इसका मतलब क्या होता है? तो बाढ़ ही जब खेत को खाए इसकी रखवाली कौन करे, तो इसका मतलब होता है जब रक्षक भक्षक बन जाता है, तो रक्षा करने वाला ही जब भक्षक बन जाता है, तो विकल्प तीसरा वाला आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे आपके एक जो है पद्यांश दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है, पढ़ने के बाद फिर प्रश्नों के आंसर देना है। तो ध्यान से पढ़ो भैया, आप लोग वीडियो पॉज करके ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आराम आराम से वीडियो पॉज करके आराम से पढ़िएगा, एक बार सारे प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, हम सीधे प्रश्नों की ओर आगे बढ़ते हैं। भामा ने कौन से फूल मंगवाए थे? तो जो भामा है उन्होंने मंगवाए थे कदम्ब के फूल, यहाँ पर मंगवाए थे। भामा ने कदम के फूल किससे मंगवाए थे? तो जो कदम के फूल मंगवाए थे वो मोहन से मंगवाए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कदम के फूल की कहानी के रचनाकार कौन है? पहली लाइन में ही लिखा था, क्या नाम लिखा था उनका? सुभद्रा कुमारी चौहान। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार पड़ोस की औरतों ने किसका पक्ष लिया? तो पड़ोस की औरतों ने किसका पक्ष लिया था? तो 90 नंबर में पक्ष लिया था, सास का पक्ष लिया था, दूसरा वाला सही रहेगा। निम्न में से विदेशी प्रत्यय से बना शब्द नहीं है, तो विदेशी प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना, यानी कि भारतीय कौन सा शब्द है? तो यहाँ पर शारीरिक जो शब्द है ये भारतीय शब्द है, बाकी के कारीगर, दुकानदार और राहगीर ये तीनों जो है उर्दू वाले शब्द हैं। तो यहाँ से हमारा अंग्रेजी के 10 प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसमें से हमारा पहला प्रश्न है आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। यह किस प्रकार का सेंटेंस है, यही आपको पता करना है। देयर इज़ लॉट ऑफ स्नो इन द विंटर, देयर इज़ लॉट्स ऑफ स्नो इन द विंटर, ये किस प्रकार का सेंटेंस है? तो देखिए ये आपका असर्टिव सेंटेंस में आता है, असर्टिव अथवा डिक्लेरेटिव सेंटेंस में अंतर्गत आता है। आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जिस प्रकार ग्रामर आप हिंदी में पढ़ते हैं वही ग्रामर आपको अंग्रेजी में यहाँ पर मिलेगी। आगे बताना है वी ऑल लव हॉनेस्टी, यह है इसमें जो है हॉनेस्टी क्या है? ये जो वाक्य लिखा गया है वी ऑल लव ऑनेस्टी, तो इसमें जो ऑनेस्टी होती है वो क्या है? तो ऑनेस्टी नाउन होती है, यानी कि आपकी जो ईमानदारी होती है वो संज्ञा होती है, नाउन होती है। वो किस प्रकार का नाउन होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहाँ पर है आपका? चौथा विकल्प आपका बिल्कुल सही है। ठीक, आगे बढ़ें, 94 नंबर पर चलते हैं। इसको पढ़ना है और इसमें क्या करना है, इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बताना है। ठीक है, ये जो सेंटेंस दिया गया है, ये वाला सेंटेंस ये डायरेक्ट में दिया गया है, इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स इंडिया बिकम फ्री इन 1947। देखिए पढ़ते जाइए, विकल्प बड़े बड़े हैं इसलिए हम सीधे धीरे धीरे इसको आगे कर रहे हैं, आप लोग पढ़ते जाइए। इसमें हमारा जो चौथा वाला विकल्प दिख रहा है, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट इंडिया बिकम फ्री इन 1947, ये वाला विकल्प आपका बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ें, 95 नंबर पर चलते हैं। इसमें एक्टिव पैसिव कन्वर्ट करना है, एक्टिव दिया गया है, पैसिव आपको कन्वर्ट करना है। ये आपका एक्टिव है, द रैट ईट्स द रैट, तो जो बिल्ली होती है वो चूहा खाती है, ये इतना है, इज नहीं इसमें। ठीक है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, द रैट ईट्स द रैट, सॉरी क्या बोल दिया हमने, गलत बोल दिया, द कैट ईट्स द रैट, बिल्ली चूहा खाती है, इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो क्या सही होगा? चौथा विकल्प देखिए, द रैट इज़ ईटन बाय द कैट, जो चूहा होता है वो बिल्ली के द्वारा खाया जाता है। चौथा वाला विकल्प आपका सही रहेगा। इसमें क्या करना है, पिक आउट द रॉन्ग सेंटेंस एंड मे मार्क्स इट्स नंबर्स एज फॉर आंसर। अच्छा, इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं, 1 2 3 4। देखिए इसमें 4 सेंटेंस दिए गए हैं, इसमें करना क्या है कि आपको जो गलत लिखा गया है वो आपको छांटना है। ठीक है, गलत लिखाना छांटना है कि सही छांटना है? रॉन्ग सेंटेंस, हाँ गलत छांटना है। तो जैसे हिंदी में होता है अशुद्ध वाक्य होते हैं, उसी प्रकार अंग्रेजी में ये अशुद्ध वाक्य है। इसमें से कौन सा सेंटेंस गलत है, ग्रामर के हिसाब से वही आपको देखना है। तो क्या सही होगा आपका? यहाँ पर 96 नंबर का क्वेश्चन है ये, आप लोग पढ़िए और क्या सही होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा वाला दिख रहा है, दे अनएनुमसली इलेक्टेड हिम द
चेयरमैन, ये वाला आपका गलत है, बाकी के सारे यहाँ पर सही हैं। इसमें ग्रामर हम बताएंगे नहीं, ग्रामर आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा क्या इसमें सही होगा। आगे क्या दिया गया, आगे हाँ, आगे एक आपको ये जो है पद्यांश दिया गया है, एक सेंटेंस है लंबा चौड़ा सा, इसको आपको पढ़ना है, फिर इसी के आधार पर आपको आंसर बताना है। 97 से 100 नंबर तक के प्रश्न इस पर संबंधित है। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आराम से इसको पढ़ लीजिए, लंबा चौड़ा सा ये सेंटेंस है, इसको पढ़िएगा वीडियो पॉज करके, और सीधे हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर। द ऑथर पोर्ट्रेट्स मैनकाइंड एज, इसका क्या आंसर हो सकता है? तो इसका आंसर आप लोगों ने देखा होगा, इसका जो आंसर रहेगा बाय द लार्ज लेजी एंड इग्नोरेंट, ये आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। 98 नंबर पर चलते हैं। द ऑथर इज इन फेवर ऑफ द ड्राइंग कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ, तो इसका क्या सही होगा? इसका 98 का आपका तीसरा सही होगा। एम्पिरिकल एविडेंस, ये आपका तीसरा वाला सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 99 नंबर पर। अकॉर्डिंग टू द ऑथर यूनिकॉर्न एंड सेलेंडर्स, ये किस प्रकार से संबंधित हैं? तो ये आपका जो होगा कहाँ से हो, नेवर रियली एक्साइटेड, हाँ ये तीसरा वाला आपका सही रहेगा, नेवर रियली एक्साइटेड। जब आप पूरा पद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। द ऑथर इम्पाइल्स दैट, 100 नंबर में क्या सही होगा? 100 नंबर का आपका ही हैज़ नेवर सीन आ हैडॉट ईटिंग बेटल्स, ये आपका सही होगा, आपका चौथा वाला बिल्कुल सही रहेगा। 101 नंबर पर चलते हैं। द एटीट्यूड ऑफ द ऑथर इज़, तो उसका एटीट्यूड कैसा था? तो उसका एटीट्यूड वैज्ञानिक था, साइंटिफिक, दूसरा वाला बिल्कुल सही रहेगा। अब हमारी गणित के प्रश्न स्टार्ट हो गए। 102 नंबर से गणित के प्रश्न स्टार्ट हो गए। थोड़ा सा क्रम इस बुक में उल्टा सीधा दिया गया है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए गणित में क्या करिएगा भैया, आप लोग शाम को 7 बजे, रोज़ शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़िएगा। हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते हैं, बेहतरीन प्रश्नों को सॉल्व करते थे। पहले जो किताब होती थी, किताब के ही प्रश्न हम लोग सॉल्व करते थे, जो आपका सुपर टेट की किताबें होती थी उन्हीं के प्रश्नों को सॉल्व करते थे। तो सब लोग कहते थे कि बहुत आसान आसान सा प्रश्न आप करा रहे हैं। तो अब क्या है, दूसरी किताबों से हम लोग प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, कुछ हाई लेवल के प्रश्न हैं उनको देख रहे हैं। तो अगर आप उनको लगा लेंगे तो आपकी गणित की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो शाम के 7 बजे हमसे ज़रूर मिलिएगा, ठीक है, यूपी टेट और सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए, गणित वाले प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पर गणित के प्रश्न सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसके सिर्फ हम आपको आंसर बता देते हैं, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। और गणित अगर सीखना है तो फिर शाम को 7 बजे मिलिए, तो वहाँ पर आपको अच्छे से सिखाया जाएगा। इसमें क्या है, स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर निकालना है। तो 7 के आगे कितने अंक हैं? 7 के आगे 3 अंक हैं, यानी कि 7000, और अंकित मान कितना होता है? 7। तो 7000 में से 7 घटा देंगे तो ये आपका दूसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। 100 इसमें चलते हैं। इसको अवरोही क्रम में निकाल के फिर मध्य का निकालना है। तो मध्य का वाला फार्मूला भैया लगा दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर रहेगा 40। देखिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का आपको अंतर निकालना है 104 नंबर में। तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का 2 वर्ष का जो अंतर होता है उसका फार्मूला आपको यहाँ लगाना है। तो फार्मूला आपको याद रखना ही पड़ेगा, और फार्मूला लगा दीजिएगा, 45 रुपया इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब आप इसको बैठ के सॉल्व करिए, ऐसा मत करिए कि हमने छोड़ दिया तो आप भी छोड़ दो, आप इसको बैठ के सॉल्व करो। 105 नंबर में क्या सही होगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, वर्ग और करना है, गुणा भाग करना है, सब कर लीजिएगा। 101 नंबर में आपका ये पहला वाला 10 जो संख्या आ रही है ये आपका सही रहेगा। 1 लीटर शुद्ध घी है, उसका वजन 910 ग्राम है, और 700 मिलीलीटर घी का वजन कितना होगा? तो इसको अनुपात विधि से लगाना पड़ेगा। इसका जो आंसर होगा वो 637 होगा। आगे बढ़े, ये समीकरण बना के आप प्रश्न को सॉल्व कर लीजिएगा। 107 नंबर वाला जो प्रश्न है समीकरण बना के सॉल्व करिएगा, और 1400 रुपया इसका आंसर रहेगा। ठीक, ये प्रश्न कक्षा 8 का है। कक्षा 8 में इस प्रकार के कक्षा 8 की किताब अगर आप खरीदेंगे तो इस प्रकार के प्रश्न मिलेंगे। इसमें सबसे छोटा मान किसका होगा ये निकालना है। तो इसका अगर विस्तार कर देंगे तो भी इसका छोटा मान निकल आएगा, और किसका रहेगा? 43, हाँ ठीक है, कौन सा है? दूसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है, 0.423 वाला। ठीक है, तो 23 के ऊपर बार का निशान लगा है। 5000 में छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए जिसे शेष बची संख्या 9 से विभाजित किया जाए? तो ये आपका विभाजिता वाला जो प्रश्न है उसको आप कर सकते हैं, तीसरा यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। ये सारे प्रश्न हम लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए हैं, ये सारे नहीं, इसी टाइप के सारे प्रश्न बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व किए हैं। प्रैक्टिस सेट देखिएगा,
87 प्रैक्टिस सेट खत्म हो गया है, ठीक है। 87 प्रैक्टिस सेट देख लेंगे ना तो गणित के आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, ठीक है। 110 नंबर का प्रश्न आप पढ़िएगा और इसका आंसर निकालने की कोशिश करिएगा। इसका जो आंसर रहेगा 1/9 आएगा, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 11 से 1/9% आपका आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं। 111 नंबर में ये काम और समय का प्रश्न है। आसान प्रश्न है, कोई दिक्कत ज़्यादा नहीं होगी। 160 आपका आंसर रहेगा। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए 112 आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा। और 112 नंबर में आपका जो आंसर होगा वो 20 रुपया और 80 रुपया होगा। 113 में जो आपका आंसर रहेगा वो आपका sin A/1 + cos A होगा। ये फार्मूला है, बहुत अच्छा फार्मूला है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। ये फार्मूले पर ही आधारित प्रश्न था ऊपर वाला। एक छोटे वर्ग की भुजा इतनी है तो इस वर्ग में समाहित किया जा सकता है, ठीक है, कि 2 मीटर भुजा वाले के अन्य वर्ग को समाहित किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर होगा 114 नंबर का वो 1600 आज का आंसर रहेगा। राकेश ने साधारण ब्याज वाला प्रश्न आप सभी लोग लगा सकते हैं, आसान होता है, कोई दिक्कत नहीं होती। इसका 6% आंसर रहेगा। और 116 नंबर में परिमेय संख्या निकालना है, इसका आंसर क्या होगा, वीडियो पॉज करके आप सभी लोग सॉल्व करिएगा। इसका आंसर 7/15 होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 17 नंबर पर सेंटीमीटर। अच्छा, ये भी प्रश्न अच्छे दिख रहे हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो इन प्रश्नों को भी सॉल्व करा देंगे, लेकिन अभी हम लोग शाम को 7 बजे जिस बुक से सॉल्व कर रहे हैं पहले उसको ख़त्म हो जाए, फिर हम इसको सॉल्व कराते हैं। तो 117 नंबर में जो आपका शीर्ष चाप निकलेगा ABC की जो लंबाई होगी वो 29.33 सेंटीमीटर होगी। 118 नंबर में आपके जो आंसर होगा, हाँ, प्रश्न यहाँ से लेके यहाँ तक है, ठीक है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलनाकार कंटेनर में लिखा गया है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा 118 नंबर में। और इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका 75%, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 119 नंबर पर चलते हैं। सम गुणनखंडों की योग कितना होगा। तो सम गुणनखंडों का योग जो होता है 2160 होगा, ये होगा आपका आंसर। और 120 नंबर पे आप लोग सोचेंगे ऐसे ऐसे बताते चल रहे हैं, सर जी तो पढ़ाते नहीं, लेकिन क्या करें भैया, गणित के 2-2 बार प्रश्न सॉल्व कराने से क्या फ़ायदा। तो 120 नंबर में आपका जो आंसर होगा वो आंसर होगा पहला वाला विकल्प। सॉल्व कर लीजिएगा, गुणा ही करना है, ये सब कट जाएगा, सब 0 हो जाएगा, और सब 0 होने का मतलब 1। आगे ये आकृति दी गई है, इसमें आपको किसका मान निकालना है, BDC। तो कोण BDC निकालना है, कहाँ पर है BDC, ये वाला कोण निकालना है। और ये इस वाले कोण का मान कितना होगा। देखो ये वाला जो होता है ना और ये वाला जो होता है दोनों बराबर होते हैं, ये आमने सामने वाले कोण बराबर होते हैं। तो ये वाला अगर 60 है, देखो यहाँ पर 60 लिखा है, ये वाला अगर 60 है तो ये वाला भी हमारा 60 होगा। तो पहला वाला विकल्प हमारा बिल्कुल सही रहेगा। 121, 122 पे चलते हैं। प्रश्न को पढ़िएगा और आंसर देने की कोशिश करना है। कॉपी पेन लेके तो बैठे ही होंगे, सॉल्व करते रहिए, क्या करना है। इसका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही है। चलो भैया, अब अपने रीजनिंग के 5 प्रश्न हैं। रीजनिंग के 5 प्रश्नों इसको यहाँ पर, क्योंकि ये हम लोग PDF से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो PDF से रीजनिंग और गणित कराना थोड़ा मुश्किल होता है, लिखने में दिक्कत होती है। तो रीजनिंग के लिए अलग से वीडियो बनाई जाएगी, परेशान ना होइए। 123 नंबर में क्या सही हो सकता है। 123 नंबर में जो आपका कोण आएगा वो 105 आएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करा दिया जाएगा, चलो आप परेशान न रहिए। इसमें आपको दिन निकालना है 124 नंबर में, तो यहाँ पर आपका बृहस्पतिवार सही होगा। 125 नंबर में पासा निकालना, पासा बहुत आसान होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। इसमें आपका कौन सही होगा, ये स्टार वाला निशान सही होगा। इसमें नीचे कथन और निष्कर्ष वाले सवाल हैं, तो कथन, ये आपकी कथन दिया गया है, यदि आप अभ्यर्थियों की संख्या कम करना चाहते हैं तो प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी करें, ऐसा किया गया है। और पूर्व धारणा आपकी 2 दी गई है, इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। वीडियो पॉज करके आराम से इसको पढ़ लीजिएगा और क्या सही होगा क्या गलत होगा इसको बताने की आप लोग कोशिश करिएगा। ये कौन सा 126 नंबर का प्रश्न है, तो इसमें आपका पहला वाला विकल्प बिल्कुल सही होगा। वीडियो पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलो ठीक, अब अपना हमारा साइंस और आपका करंट अफेयर ये स्टार्ट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है, जिसे कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो स्ट्रेप्टोमाइसिन जो होता है वो हमारा प्राप्त होता है बैक्टीरिया से, आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। क्षय रोग किसके कारण होता है, किस प्रकार का रोग होता है क्षय रोग।
क्षय रोग जीवाणु जनित रोग होता है, आपका जो है पहला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही। जल्दी फटाफट सॉल्व करते हैं। प्लाज्मा में उपस्थित वह प्रोटीन जो परासरणीय क्रियाओं का नियमन करता है, तो कौन सा करता है भैया? कौन सा प्रोटीन होता है प्लाज्मा में? ये होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन होता है, तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही। मनुष्य के पूर्वजों में बड़ी आंत से जुड़ी अपेंडिक्स की सहायता से किसका पाचन किया जाता है? तो हमारे शरीर में भी अपेंडिक्स के अवशेष पाए जाते हैं, उसकी सहायता से हम लोग किसका पाचन करते थे? तो जो पहले पूर्वज घास फूस खाते थे, तो घास फूस में सेलुलोज होता है, तो सेलुलोज का पाचन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। सिल्वीकल्चर किससे संबंधित है? सिल्वीकल्चर किससे संबंधित? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वनों के विकास और जनन से संबंधित है। क्या है? सिल्वीकल्चर। आगे बढ़ते हैं। जीवों में ऐसी प्रजाति जिसे बचाने के लिए सरकार द्वारा विशेष प्रयास किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो हमारे कहते हैं एल्ब्रेला प्रजाति। एम्ब्रेला प्रजाति। एक मिनट, एम्ब्रेला प्रजाति होती है। हाँ, यही सही है। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु पर कई बार एक साथ अगर लगाया जाए तो परिणामी बल जो होता है वो शून्य हो जाता है, तो वह बल क्या कहलाता है? तो इस प्रकार का जो बल होता है वो संतुलित बल कहलाता है, क्योंकि वस्तु जो होती है वह संतुलित हो जाती है। 134 नंबर पर चलते हैं। किसी वस्तु को कितनी ऊंचाई से गिराया जाए कि वह समय यहाँ पर दिया गया है 20 सेकंड, सतह पर पहुँच जाए, तो यहाँ पर समय आपका 20 सेकंड दिया गया है। तो यहाँ फार्मूला लगाइएगा। कौन सा फार्मूला लगा के इसको सॉल्व करिएगा? S बराबर यू टी। यू जहाँ प्रारंभिक वेग होता है वो दिया गया है 1/2 और GT²। ठीक है, इसको लगा के सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर 2000 मीटर रहेगा। आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही रहेगा। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले सोलर पैनल में कौन से अर्धचालकों का प्रयोग किया जाता है? तो ये तो फेमस क्वेश्चन है, हजारों बार परीक्षा में पूछा गया है। कौन है? सिलिकॉन और जर्मेनियम, यानी कि आपका सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों होगा, तो यानी कि विकल्प यहाँ पर तीसरा सही का, ये तीसरा वाला विकल्प आपका सही रहेगा। ध्वनि के किस लक्षण के कारण कोई ध्वनि मोटी और पतली होती है? तो मोटी और पतली जो ध्वनियाँ होती हैं वो किस लक्षण के कारण होती हैं? वो होती है तारत्व के कारण। जो महिलाएं होती हैं उनकी ध्वनि पतली होती है, पुरुष की ध्वनि मोटी होती है। किसके कारण? तारत्व के कारण। भारी बोझ उठाने वाले ट्रकों के टायर चौड़े बनाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो जो ट्रकों के टायर होते हैं वो चौड़े होते हैं, ऐसा क्यों होता है भैया? तो जो दाब का मान होता है, जो दाब होता है, उसका मान कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। विकल्प तीसरा वाला यहाँ पर सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं। टोक्यो ओलंपिक 2020 में हुआ था, इसमें किस भारतीय बॉक्सर ने कांस्य पदक जीता है? तो किस भारतीय बॉक्सर ने कांस्य पदक जीता है ये बताना है। 129 का कौन सा है? हाँ, तो इनका जो नाम है, इनका नाम है लवलीना। ठीक है, तो लवलीना विकल्प दूसरा वाला यहाँ पर सही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में खोले जाने वाले पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का क्या नाम रखा गया है? तो जो केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जा रहा है उसका नाम है सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। आपका तीसरा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। PM दक्ष मोबाइल ऐप को किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने एक मिनट क्या हो गया? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इसका सही विकल्प रहेगा। एक योजना है जिसका नाम है माई गवर्नमेंट मेरी सरकार, ये किसने लॉन्च किया है? तो माई गवर्नमेंट मेरी सरकार जो योजना है ये किसकी योजना है भैया? तो ये अपने प्यारे उत्तर प्रदेश की योजना है। तीसरा वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। जुलाई 2021 में लिवरपूल शहर को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची से हटा लिया गया है। आपको बताना है कि ये लिवरपूल कहाँ पर है? तो ये इंग्लैंड में है। ये नाम से ही आपको पता चल रहा, अगर आप क्रिकेट देखते होंगे तो आपको ये नाम आपको याद होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक से एक नई योजना लॉन्च किया गया है? तो ऐसा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? HSBC बैंक, यानी कि ये आपका पहली बार नाम इसका सुन रहे होंगे। HSBC, इसके ब्रांच हर शहर में नहीं है, तो पहला वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर पे। हाल में जाइडस कैडिला के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी गई है, इसके निर्माणकर्ता कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? जाइडस कैडिला के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी देने वाली जो कंपनी है उसका मुख्यालय कहाँ पर है?
तो 44 नंबर में आपका जो है वो अहमदाबाद, तीसरा विकल्प यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं फटाफट। पहले विशेष भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना किस शहर में की जाएगी? तो पहला जो है विशेष भारतीय विरासत संस्थान कहाँ पर बनाया जाएगा? तो आपका 45 नंबर में जो है वो नोएडा, नोएडा आपका बिल्कुल सही रहेगा। 46 नंबर पर बढ़ते हैं। अफगानिस्तान से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए जो मिशन मिशन लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम है? तो अमेरिका जब वापस जा रहा था अफगानिस्तान से तो तालिबान ने कब्जा कर लिया, तो भारतीय जो बचे थे उनको वापस लाना था, तो उसके लिए हम लोगों ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। तो ये चौथा वाला बिल्कुल सही रहेगा। निम्न में से कौन सा शहर सेफ सिटीज़ इंडेक्स में पहले नंबर पर है? सेफ सिटीज़ इंडेक्स में पहले नंबर पर कौन सा है? तो ये है कोपेनहेगन, चौथा वाला विकल्प बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया है? तो सर्वाधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन जो है विकसित कहाँ पर हुआ है? 48 नंबर में आपका है उत्तराखंड। ठीक है, आगे बढ़ें। 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। निम्न, 1 मिनट इसको छोटा करते हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा 100 बिलियन को पार कर, सॉरी मंत्रालय नहीं संस्थान है, निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा 100 बिलियन को पार कर चौथी भारतीय कंपनी बनने का टैग हासिल किया है? तो 100 बिलियन वाली कंपनी कौन बन गई है भैया? तो ये बनी है इन्फोसिस, चौथा विकल्प यहाँ पर आपका सही है। और आज का अपना आखिरी प्रश्न है। अत्यंत संक्रामक एवं घातक मारवर्ग वायरस की पुष्टि किस अफ्रीकी देश में हुई है? तो मारवर्ग जो वायरस है वो कहाँ पर फैल रहा है? तो ये फैल रहा है अफ्रीका के गिनी देश में। ठीक है, तो भैया इस प्रकार से टोटल हम लोगों ने 150 प्रश्नों को कंप्लीट किया है, जिसमें गणित के प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया है। आप लोग उसको बैठ के आराम से सॉल्व करिएगा, उसका जो है आंसर आपको बता दिया गया है। और अभी थोड़ी सी गलतियां हो रही हैं, धीरे धीरे सारी गलतियों को सुधार लिया जाएगा। आप लोग इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट देखते रहिए और हमारा सपोर्ट करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।